दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड एआरसी का थर्ड चैप्टर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने सेकंड चैप्टर तो पढ़ाया नहीं, सीधा थर्ड पे क्यों आ गए? तो यहां पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि बच्चों, हर रिपोर्ट आपके जीएस पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी हो सकता है, बट जो कुछ आपके जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये स्पेशली डील करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, और आपको पता है जीएस पेपर 3 में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ ही जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, उससे पहले 1 क्वेश्चन था। तो अमूमन आप देखते हैं कि 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो उन टॉपिक को एड्रेस करने में ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि डिजास्टर के बारे में हमें पढ़ना क्यों चाहिए, देखिए एक मूवी का डायलॉग है, थोड़ा चेंज करते हैं उसे। केजीएफ मूवी पार्ट 2 सभी ने देखा होगा, चैप्टर 2, ऑल्दो ये चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं हम। तो वहां पर डायलॉग था कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, बट यहां पर हम उसे रिप्लेस करते हैं डिजास्टर से। आप सोच के देखिए, इंडिया में इतने डिजास्टर्स आते हैं हर साल। आप फ्लड के बारे में सुनते हैं, साइक्लोन के बारे में सुनते हैं, कभी कभार अर्थक्वेक के बारे में सुनते हैं। तो इतने ज्यादा डिजास्टर कोई पसंद नहीं करता है, बट इंडिया जो है इन सभी डिजास्टर के लिए काफी वनरेबल है। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो आप अगर ज्योग्राफिकल एरिया हमारा देखें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें, तो यहां पर कोस्टल एरिया में खासकर पर्टिकुलरली आपके ईस्ट कोस्ट की तरफ आपको साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। ऑल्दो अब तो वेस्ट कोस्ट पे भी साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है। अब इन एरिया में अगर हम बात करें मुंबई, केरला, इन एरिया में अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। तो अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है, और इसके बारे में एआरसी क्या कहती है उसके बारे में हम आज की रिपोर्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप यहां पर जैसे हिमालय वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ऑल्दो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, अगर हम यहां पर हिमालय वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर आपको न्यू फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलती है, और इन न्यू फोल्ड माउंटेन्स में आपको अर्थक्वेक की जो सिस्मिक जो टेंडेंसी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा भुज वाले एरिया में आपका एक ओल्ड फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको देखने को मिलता है क्या, अर्थक्वेक। साथ के साथ अगर हम इस पार्ट की बात करें, यहां पर आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, इस साइड आपका मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा वेस्टर्न यूपी वाला एरिया, और छत्तीसगढ़ एंड ऑल, इस एरिया में आपकी रेनफॉल, और चाहे तो आप इसको थोड़ा इनवर्ट यहां पर भी ले आइए, ये आपका रेन शेडो एरिया पड़ जाता है लगभग। और इस साइड अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो सेमी एरिड एरिया है, यहां पर रेनफॉल थोड़ा कम है अमूमन बाकी एरिया से। तो इन एरिया में ड्रॉट की सिचुएशन आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं, तो यहां पर ड्रॉट भी एक आपका काइंड ऑफ डिजास्टर है। उसके अलावा आपको कई ऐसे इंस्टांस भी देखने को मिलते हैं जहां पर डिजास्टर, जैसे हम बात करें ह्यूमन मेड एरर की वजह से होता है, जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। तो इस तरह के डिजास्टर को भी हम देखेंगे किस तरह से क्या कहता है हमारा एआरसी, और इन टॉपिक को हम होलिस्टिक मैनर में कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। बट सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी के लिए। देखिए यूपीएससी की अगर हम बात करें तो ये प्रीवियसली कुछ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं आपके, जैसे 2016 में, 15 में, 14 में, और इवन 19, 20 और बहुत से एरिया में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जहां पर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, आपके ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे इस साल का मेंस दे रहे हैं या अगले साल के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के लिए ये आपकी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, एक हमारा ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्रारंभ, बहुत जल्दी, मतलब इसकी अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी। जैसे ये 11 आपकी जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं आप सभी के लिए। जो भी ऑफलाइन हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007 931 912। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ये सीट्स एलोकेट की जाएंगी, और लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी। तो जो बच्चे जिन्हें लगता है कि वो वाकई चाहते हैं कि एक बढ़िया फाउंडेशन कोर्स को अटेंड करें, उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एआरसी रिपोर्ट। यहां पर सबसे पहले आपको समझना होगा एक हजार्ड और डिजास्टर के बीच में फर्क।
देखिए हजार्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको पता है कि कोई एरिया थोड़ा वनरेबल है, मतलब यहां पर आपको रिस्क लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, कुछ हार्मफुल हो सकता है। वेयर एज अगर हम बात करें डिजास्टर क्या है, बेसिकली ये एक कम्युनिटी जब इफेक्टेड होती है किसी हजार्ड से, दैट इज डिजास्टर। मतलब एक थोड़ा पहले की घटना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हजार्ड का खतरा है अर्थक्वेक का हिमालय में, तो वो एक हजार्ड है, बट जब अर्थक्वेक आ जाता है दैट इज डिजास्टर। तो यहां पर जो लोग हजार्ड के कारण अफेक्टेड होते हैं दैट इज डिजास्टर। अब यहां पर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए हजार्ड से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी कम्युनिटी वेल प्रिपेयर्ड हो, जहां पर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह को फॉलो करते हैं और कम इंपैक्ट देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम तब होती है, डिजास्टर तब बनता है ये, जब सोशल इकोनॉमिक एक्सपोजर देखने को मिलता है आपको लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस मान लीजिए एक गरीब देश है, उस गरीब देश में अर्थक्वेक आता है तो वहां पर सब कुछ तबाह हो सकता है, लाइक लोगों की रोजी रोटी सब कुछ छिन सकती है। तो जब आपका सोशो इकोनॉमिक एक्सपोजर कुछ ज्यादा है उस टाइम पे वो हजार्ड आपके लिए काफी बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि हजार्ड का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं। हजार्ड का मतलब है कि पर्टिकुलर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर देयर इज अ रिस्क कि समथिंग कैन वेंट रॉन्ग। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि लाइक आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया में हो सकते हैं, आप फ्लड प्रोन एरिया में हो सकते हैं, तो उस एरिया में होना आप हजार्डस एरिया में हैं, बट एक्चुअल में जब वो फ्लड आएगा या अर्थक्वेक आएगा देन यू आर पार्ट ऑफ दैट डिजास्टर। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर आप हमारे एग्जांपल क्यों लेते हैं, तो मैं यहां पर कहूंगा दोज पीपल विच आर अफेक्टेड बाय द डिजास्टर, तो आप उनको लाइक हजार्ड दैट यू कैन काउंट इन द डिजास्टर पार्ट। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट थिंग, इसका इंपैक्ट क्या होता है। देखिए अगर हम डिजास्टर की बात करें तो बहुत से एंगल पे आप इसका इंपैक्ट देख सकते हैं। पहला इकोनॉमिक इंपैक्ट देखिए आप, इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे, अब यहां पर बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, साथ ही साथ लोगों की लाइफ का भी नुकसान होगा। मान लीजिए कोई सिंगल ब्रेड अर्नर था किसी फैमिली का, तो वो अगर इस दुर्घटना में मर जाता है तो उस फैमिली की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो यहां पर आप ये देखिए प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन तो है ही है, लोगों की लाइफ भी इससे इंपैक्ट होती है, लोगों का लाइवलीहुड भी यहां पर इंपैक्ट होता है। तो ये पॉइंट आपकी किस में आ गया, इकोनॉमिक एंगल में आ गया। देन इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये देखिए कि एक पूरे एरिया की टोपोग्राफी भी चेंज हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंडस्लाइड देखिए या आप देखिए केदारनाथ का जो लाइक फ्लैश फ्लड था, उसकी वजह से उस एरिया का पूरा टोपोग्राफी चेंज हो गया। वहां पर अगर आप देखें तो पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचा, जो उसका लाइक माउंटेन का स्लोप था उसको भी असर पड़ा। तो वो सब कुछ डिपेंड कर सकता है आपके सिर्फ और सिर्फ एक डिजास्टर या हजार्ड के ऊपर। अगेन इफ वी टॉक अबाउट सोशल इंपैक्ट, तो सोशल इंपैक्ट में आपको देखने को मिलता है लोगों का माइग्रेशन, और माइग्रेशन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो लोग भी माइग्रेट करते हैं उनका लाइक लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। वो लोग कहीं ना कहीं पावर्टी में जाएंगे, पावर्टी में जाएंगे तो उनको बेसिक जो नेसेसिटी होती है कई बार वो भी नहीं फुलफिल हो पाती। अब इसके अलावा इसका इंपैक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ पे भी। हेल्थ पे कैसे, अब देखिए आप सभी को पता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी कोई हजार्ड वगैरह या कोई लाइक आपका डिजास्टर होता है तो उस समय फैसिलिटीज बहुत पैथेटिक होती है कई बार। अब इन पैथेटिक कंडीशंस में आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार फ्लड लाइक सिचुएशन होती है और वहां पर लाइक रैट्स वगैरह पानी में कूद रहे होते हैं। अब अगर वो रैट्स जो हैं वो यूरिनेट कर देते हैं उस पानी में तो उससे भी कई अलग अलग टाइप की आपकी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा रेबीज का खतरा बढ़ जाता है उस टाइम पे। साथ के साथ आप ये देखिए कि लाइक महामारी फैलने की, प्लेग और बाकी बीमारियां फैलने की भी आपके जो खतरा है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप देखते हैं कि लाइक मिसमैनेजमेंट ऑफ लाइक लैंड, सैनिटेशन एंड एवरीथिंग, तो उससे क्रिएट होता है अदर काइंड ऑफ रिस्क जो आपके बियॉन्ड जो डिजास्टर आया था उसके बियॉन्ड जाते हैं और इनके हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहने वाले। साथ के साथ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ते हैं लोगों पे। जैसे लाइक आई नो अ पर्सन जो अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ यात्रा पे गए थे, उनकी लाइक वाइफ एंड सन
वो कहीं ना कहीं उस बाढ़ में बह गए थे, तो आई नो दैट पर्सन, वो आज तक इस चीज़ का मलाल मनाते हैं और लाइक उनको ऐसा दुख रहता है कि काश उस साल वो वहाँ पर ना गए होते। तो वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है दैट कैन बी एवर लास्टिंग। तो वो जो अपने लव वंस को खो देते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो बहुत लाइक ट्रॉमा में होते हैं। तो वो चीज़ हम और आप नहीं समझ सकते शायद, ठीक है ना, वो हम सिंपैथी शो कर सकते हैं बट वी कैन नॉट फील द पेन एक्चुअली जो वो महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर आप उस चीज को देखिए। साथ के साथ अगर हम बात करें यहां पर डिजास्टर के अलावा, आपको समझना होगा क्राइसिस क्या होते हैं। देखिए, क्राइसिस एक इमरजेंसी सिचुएशन है दैट कैन अराइज बिकॉज ऑफ नेचुरल इवेंट और ह्यूमन इवेंट। अब ह्यूमन इवेंट कैसे? आपने चेरनोबिल के बारे में सुना होगा। चेरनोबिल रशिया मतलब सोवियत यूनियन में पहले एक प्लेस हुआ करती थी जहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, तो दैट इज ह्यूमन मेड। उसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट इज ह्यूमन मेड। नेचुरल कैसे हो सकता है? अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, ये सभी आपके नेचुरल डिजास्टर में आ जाते हैं। तो यहां पर आपकी कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे वो नेचुरल कॉज से हो या ह्यूमन मेड कॉज से हो, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डेंजर है, आई विल से यहां पर इन्होंने ह्यूमन लाइफ लिखी है। लिविंग बींग्स आप लिख दो तो थोड़ा बेटर है, बिकॉज आजकल सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट वगैरह चल रही है, कई जगह लाइक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनके भी राइट्स होते हैं। तो यहां पर लिविंग बींग्स लिखोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ह्यूमन बींग के अलावा लाइक लिविंग बींग्स और प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो उस चीज को हम कहते थे क्राइसिस। अब यहां पर लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है आपको, तो इस वजह से इसे क्राइसिस सिचुएशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नेपाल में 2014-15 में अर्थक्वेक आया था, तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ क्राइसिस। साथ के साथ यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो आपके लाइक हजार्ड्स हैं, डिजास्टर्स हैं, क्राइसिस हैं, ये कुछ नए नहीं है। ये आपको पहले भी देखने को मिलते थे, अभी भी देखने को मिलते हैं। बट क्या चेंज हुआ है इन रीसेंट ईयर्स में? दैट इज पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत से लोग दिल्ली विजिट करके गए होंगे। अब जो दिल्ली एरिया है आपका, यहां पर लगभग 2-3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन शायद होगी, मेरा अंदाजा है इतना, हो सकता है थोड़ी कम भी हो, थोड़ी ज्यादा भी हो। तो यहां पर अगर इतनी सारी पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में रह रही है और खुदा ना खास्ता कोई भी आपका लाइक अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन होती है या कुछ भी होता है मेजर अर्थक्वेक के अलावा, तो यहां पर जो इंपैक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि लोग छोटे छोटे एरिया में कंसंट्रेट हो रहे हैं। अब इसकी वजह से जो इंपैक्ट है आपके किसी भी नेचुरल या ह्यूमन मेड एरर का, वो कुछ ज्यादा हो जाता है। अब इसकी वजह से आप देखेंगे कि इंपैक्ट जो है लाइफ पे वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना होगा। सेकंड थिंग, पॉपुलेशन राइज। आप एक बात समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1750 से पहले ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास थी। अब हम 7-8 बिलियन या उससे भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। तो पॉपुलेशन राइज भी एक कारण है जिसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर ज्यादा कंसंट्रेशन में देखने को मिल रही है। पहले क्या हुआ करता था, लोग थोड़े थे, धरती बड़ी थी, तो इसकी वजह से आप देखते थे कि लोग स्कैटर्ड थे। तो कोई अर्थक्वेक आता भी था तो उसमें लोगों के ऊपर इंपैक्ट थोड़ा कम रहता था। बट अब क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि जो इंपैक्ट है किसी भी नेचुरल डिजास्टर का या ह्यूमन मेड डिजास्टर का, दैट इज ह्यूज। साथ के साथ आज की डेट में कई नए टाइप के आपके थ्रेट आ चुके हैं। जैसे आपको 9/11 याद होगा, 26/11 याद होगा, तो इस तरह के इवेंट्स भी अब बढ़ चुके हैं। तो यानी ये ह्यूमन मेड जो आपके टेरर है या कुछ भी है, ये चीजों की वजह से भी तो आप ये कह सकते हैं ये भी एक तरह का डिजास्टर ही है, और इनके लिए देश अभी भी तैयार नहीं है। आप देखेंगे दुनिया में अभी भी टेररिज्म को लेके एकजुटता नहीं देखने को मिलती है। और साथ के साथ एक और चीज भी है, हम कहीं ना कहीं ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कम्युनिकेशन लाइक आपके जो सिस्टम है उनके ऊपर और नेटवर्क्स के ऊपर भी। अब आपने कई बार सुना होगा रैंसमवेयर के बारे में, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपके लाइक लाइफ के अंदर एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। जैसे रैंसमवेयर की बात करें तो एक ही मूवमेंट पे कई सारे आपके, जैसे आप देखें ग्लोबली, तो कई सारे लोग इससे इंपैक्ट हुए थे। तो ये भी एक तरह का डिजास्टर है, न्यू काइंड ऑफ डिजास्टर, और जिनके ऊपर हमें आज की डेट में फोकस करना चाहिए। ऑल्दो ARC ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा है, बट स्टिल
अगर आपको लाइक कोई पॉइंट मिलता हो, कोई ऐसे लिखना हो, तो आपको इनके बारे में भी फोरफ्रंट पे सोचना चाहिए। बिकॉज इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके मालवेयर अटैक्स हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा डेंजर है, आगे आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे हैं, तो इनको भी हमें हैंडल करने की सोचनी चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि क्या एलिमेंट्स होने चाहिए आपके क्राइसिस मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे हम बात करें, हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। अब इस एक्ट को हमने लाए थे 2005 में, इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई एक्ट नहीं था। तो यहां पर आपको चाहिए एक ऐसा लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ताकि आपको यह सोचना ना पड़े डिजास्टर के टाइम पे कि मैंने करना क्या है, और उस टाइम आप किसी को वो ड्यूटी रिक्रूट करो, उससे पहले ही ये चीज आप दिमाग में क्लियर करके चलें। सबसे पहला एलिमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट का ये होना चाहिए। ऑल्दो इस फ्रंट पे हम थोड़े ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो 2005 का एक्ट है, उसको जरूरत है अमेंड करने की, ताकि रीसेंट टाइम सिनेरियो के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकें। यहां पर दूसरी चीज है कि आपको पोटेंशियल थ्रेट को हर एक लेवल पे बताना होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। फॉर एग्जांपल यहां पर आप 3 लेवल पे देख सकते हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। ऑल्दो सेंटर में भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लेवल पे हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है। अब आपको किस लेवल पे देखना है इन्हें। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक कहां कहां आपका पोटेंशियली आ सकता है, तो वहां पर उस तरह की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की आप प्रोविजंस रखिए। तो वो चीजें हैं, आपको रिस्क पोटेंशियल को देखते हुए सभी जो लेवल्स है उनको इन्फॉर्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप हिमाचल में कहीं रह रहे हैं, या आप उत्तराखंड में कहीं रह रहे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, तो उन एरिया में जो लोकल पंचायत हैं उनको क्या स्टेप लेने चाहिए वो उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, रिस्क पोटेंशियल आपको पता हो कि इस एरिया में ज्यादा है, उन लोगों को तैयार कर रखा होगा, तो कहीं ना कहीं जो डिजास्टर का इंपैक्ट है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लान क्रिएट करना होगा। 2 तरह के प्लान हो सकते हैं, और आप जब आंसर लिखें तो इन्हीं 2 सेगमेंट में अपने प्लान्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक हो सकता है शॉर्ट टर्म, एक हो सकता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि डिजास्टर आ गया, अभी उससे तुरंत बचने के लिए, मतलब आने वाला, जैसे साइक्लोन मुझे पता है कि लाइक अभी 2 दिन बाद इंडिया को हिट करने वाला है जैसे, तो अगर वो मेरे को 2 दिन का समय है, तो शॉर्ट टर्म में मैं क्या कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना चाहिए, उस तरह से आपको क्राइसिस मैनेजमेंट के प्लान तैयार करने चाहिए। साथ के साथ आपको बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं लोगों के बीच में, तो इससे लोगों को पता रहेगा कि डिजास्टर के टाइम पे हाउ दे हैव टू बिहेव। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा सा ही डिजास्टर होता है, मैं आपको इंस्टांस देता हूं। जैसे कई बार बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि कुछ एक आपके रेलवे स्टेशन में, जैसे मुंबई में मैंने 1-2 बार सुना है, इस वजह से लोगों की जान जाती है। उसके अलावा आपने कुंभ मेले के टाइम भी सुना होगा, कई बार वो जो आपका पुल होता है वो ढह जाता है, उसकी वजह से लोगों को चोट पहुंच जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर आप देख रहे हैं कि क्राइसिस है, लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। साथ के साथ हमें बच्चों को जो उनका स्कूल का करिकुलम सिलेबस वगैरह है, वहां पर कोशिश करनी चाहिए एजुकेट करने की, सो दैट बचपन से ही उनमें ये आदत बनी रहे। अब देखिए, टाइप ऑफ क्राइसिस की बात करें तो इन्हें हम 2 हेडर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल, जो आपको देखने को मिलता है, जैसे वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स हो गए, ये आपके नेचुरल इवेंट्स हैं जो नेचर की वजह से होते हैं। अब इनको भी वैसे तो आप 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जैसे साइक्लोन, फ्लडिंग, दूसरे होते हैं आपके जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लैंडस्लाइड होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वॉल्केनिज्म होते हैं, वो जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से होते हैं। दैट्स व्हाई उन्हें आप जियोलॉजिकल इवेंट्स के अंडर डाल सकते हैं। नाउ अगर हम फर्दर बात करें मैन मेड आपके डिजास्टर्स की, तो यहां पर आप इन्हें सब कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल, कोई कहीं ना कहीं आपको डिजास्टर देखने को मिलता है, कोई ब्रिज है वो टूट के गिर गया, या ओवर क्राउडिंग है किसी एरिया में, उसकी वजह से कोई डिजास्टर हो जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड अंडर दिस। देन आपके इंडस्ट्रियल कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं जो डिजास्टर होते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकते हैं, फायर हो सकता है। तो ये सभी आपके कौन से किसके अंडर आ गए, ह्यूमन मेड या ह्यूमन कॉज्ड डिजास्टर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में। तो आपको ये जैसे मैप दिख रहा है,
अब इस मैप के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूं। ये परसेंटेज वगैरह आप याद रख सकते हैं, बट इन परसेंटेज से बेटर अगर आप इस तरह का मैप ड्रॉ करके कहीं ना कहीं दिखा सकें अपने आंसर्स में, दैट विल बी फार बेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस एरिया की, ऑल्दो इन्होंने यहां पर सिर्फ रेनफॉल के अकॉर्डिंग बताया, बट ये पूरा एरिया आपका अर्थक्विक प्रोन है, बिकॉज यहां पर आप देखते हैं कि ये न्यू प्लेट है, यहां पर प्लेट की कन्वर्जेंस देखने को मिलती है, तो इस एरिया में आपको अर्थक्विक ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहां पर आपका ओल्ड फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं कि इस एरिया में भी अर्थक्विक रहेंगे। अब इस एरिया में क्योंकि ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो इस एरिया में आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। इस एरिया में यहां पर वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, इस एरिया में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सा बारिश होता है, क्योंकि ये आपका जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है उसके कारण इंपैक्ट होता है एरिया, और यहां पर बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस एरिया में भी काफी लैंडस्लाइड रहता है। तो इस एरिया में भी आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। 2 डिजास्टर हो गए। आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं इसका, अपनी नोटबुक में कोई भी इंडिया का मैप बनाइए और उसके अंदर इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। नाउ फर्दर अगर हम बात करें, इन एरिया में तो बारिश है, बट इन एरिया की, इस एरिया की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर एरिया की, तो ये कहीं ना कहीं रेन शेडो एरिया में, तो यहां पर आपको ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इन एरिया की बात करें, इस एरिया की, यहां पर आपको फ्लड देखने को मिलेगा, यहां पर फ्लड देखने को मिलेगा, यहां पर थोड़ा बहुत फ्लड यूपी तक देखने को मिल सकता है। फर्दर अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत फ्लड आपको यहां पर देखने को मिलता है, बट और यहां पर मुंबई में भी ये फ्लड थोड़े अलग टाइप के, ये हैं आपके अर्बन फ्लड, ये आपके बारिश के दौरान मानसून के टाइम जो फ्लड देखने को मिलते हैं ये वो थे। तो दोनों फ्लड में आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, किन किन एरिया को आपको मार्क करना है। जैसे अर्बन फ्लड का कोई भी आपको क्वेश्चन है तो मैप ड्रॉ किया और झट से मुंबई की लोकेशन दिखा दी और केरला की लोकेशन दिखा दी, दैट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर अर्बन फ्लडिंग। वेराज नॉर्मल फ्लडिंग की बात करें तो आप ये इन एरिया को, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड इन एरिया को, कहीं ना कहीं असम स्पेशली हर साल यहां पर फ्लडिंग देखने को मिलती है, तो इन एरिया को यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके फ्लडिंग से रिलेटेड। वॉल्केनिज्म इंडिया में मेनलैंड में इतना देखने को, मतलब बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता। एक बैरन आइलैंड है, वहां पर वैसे ही कोई नहीं रहता है, बैरन का मतलब होता है खाली, तो कहीं ना कहीं वो एरिया वैसे ही इतना वॉल्केनिज्म इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह का एक मैप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद जब भी आपको इंट्रोडक्शन वगैरह लिखनी हो तो आप इस तरह का डाटा यूज कर सकते हैं। दिस इज गिवन इन सेकंड एआरसी कि 85% ऑफ इंडिया इज प्रोन टू 1 और मोर टाइप ऑफ डिजास्टर। अब चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लडिंग हो, कुछ भी हो, मतलब आप ये मान के चलिए कि 85% भारतीय पॉपुलेशन, क्योंकि एरिया इतना ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 80 या आप कह सकते हैं मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है एक या एक से ज्यादा डिजास्टर से। अब यहां पर आपको समझना होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोर देन 50% पॉपुलेशन, क्योंकि यहां पर भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहा था और इस एरिया में भी, तो अर्थक्वेक सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम है। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी इंपेक्टेड बाय सिस्मिक जोन्स या सिस्मिक एक्टिविटी। उसके अलावा 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा एरिया इंडिया का प्रोन है आपका किस चीज के लिए, फ्लडिंग के लिए। 8% एरिया आपका जो लैंड मास है वो साइक्लोन से इंपैक्ट होता है। अब आप इसमें पर्टिकुलरली इस एरिया को देख लीजिए, आप फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ पार्ट आपका आंध्र प्रदेश का। जनरली आपको इस एरिया में ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो एरिया आप मार्क कर सकते हैं दैट इज गुजरात और महाराष्ट्र, ऑल्दो यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है। वो साइक्लोन टॉपिक आपने जब पढ़ा होगा उसमें आपको बताया होगा कि इंडिया के जो ईस्ट कोस्ट है वो ज्यादा वनरेबल है आपका साइक्लोन से। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि जब भी आप साइक्लोन की बात करें तो आपको इस एरिया को हाईलाइट करना है और बताना है कि इट्स ऑलमोस्ट 8% ऑफ द एरिया। बट एक चीज समझिए, ये 8% एरिया है, बट इन कोस्टल एरियाज में जो पॉपुलेशन काफी वनरेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे ज्यादातर, फिशिंग के ऊपर। और जब साइक्लोन्स आते हैं तो कई कई दिन तक फिशिंग नहीं हो पाती, साथ के साथ कईयों के शिप्स वगैरह को इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि वो यूएसए की तरह बहुत बढ़िया बढ़िया शिप्स हैं, लोगों के पास छोटे छोटे जहाज हैं और उनमें भी उनकी रोजी रोटी डिपेंडेंट है।
तो अगर उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि साइक्लोन में ये देखा जाता है कि अक्सर इन छोटे जहाज़ों पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से इनके लाइवलीहुड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट 8% बट ऑल्सो द इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ दिस पीपल, और साथ के साथ सोशो इकोनॉमिक कहूँगा मैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ड्रॉट भी एक मेजर प्रॉब्लम है। लाइक आपने ड्राईलैंड कल्टीवेशन के बारे में सुना होगा, ड्राईलैंड फार्मिंग। तो आपने सुना होगा कि मेजॉरिटी इंडिया में, जैसे अगर हम बात करें, इस पार्ट को छोड़ दीजिए आप और इस पार्ट को छोड़ दीजिए, यहाँ ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर पूरा यानी 68% अराउंड इस सारे एरिया में हम ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं। अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज जब हम बात करते हैं ना ऑयल सीड्स की, जब हम बात करते हैं लाइक पल्सेस की, तो सबसे ज़्यादा वो इसी एरिया में ग्रो किया जाता है। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि अगर यहाँ के किसान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन एरिया में आपके इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह डेवलप नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो ड्रॉट आता है तो इनके पास इतना वाटर नहीं होता कि अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बना सके। और यहाँ पर आपको जो फार्मर के सुसाइड के केसेस हैं वो रेगुलर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन एरिया में, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इनकी सोशो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी अगेन एक मेजर फैक्टर है। तो आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। नाउ फर्दर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल, कहीं ना कहीं आपने डिजास्टर्स के बारे में सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में भी आपने विशाखापट्टनम में एक केस सुना होगा एलजी पॉलीमर्स का, वहाँ पर लाइक कुछ गैस वगैरह आपकी रिलीज हुई थी। सेम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में 1984 के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो केसेस है जहाँ पर हो सकता है कुछ मैकेनिकल फेलियर हो, कोई सिविल फेलियर हो या इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, जिसकी वजह से किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट से कोई हार्मफुल गैस निकलती है, इट कैन कॉज डैमेज टू अ लार्ज पॉपुलेशन। अब जनरली आप क्या देखते हैं कि इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है यहाँ पर सेटअप हुई, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि लोग इसके आसपास, इस एरिया के आसपास सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज दे वांट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में वो इसके आसपास के एरिया में सेटल डाउन हो जाएंगे। ऑल्दो होना ये चाहिए कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो शहर से बाहर होनी चाहिए, बट अब जैसे जमशेदपुर टाटा के बारे में आपने सुना होगा, वो टाटा प्लांट है वहाँ पर, उसके आसपास पूरा जमशेदपुर एरिया आपका कहीं ना कहीं वो सिटी ग्रो करेगी। तो ऐसी इसी चीज़ों की वजह से आप देखते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है, ऑल्दो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि सिटी के बाहर हो आपकी कोई भी इंडस्ट्री, सो दैट ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट निग्लिजिबल रहे, कम रहे। बट क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर आके सेटल होती है, और क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और लैंड कम, तो इसकी वजह से इन डिजास्टर्स के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा ये पॉइजनस गैस की लीक आउट की वजह से ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया था। ये सरकारी आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा शायद इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं, वर्नेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम एपिडेमिक्स को कैसे भूल सकते हैं? अब एपिडेमिक्स क्या है? देखिए कई बार कुछ बीमारियां स्केल से ज़्यादा फैल जाती है। स्केल से ज़्यादा मतलब इन द सेंस, जैसे आपने कोविड देखा, चाइना ने पहले इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया जब वहाँ पर केसेस वगैरह आने स्टार्ट हुए थे। ऑल्दो विद टाइम ये जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। अब जब वो केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए तो पूरे दुनिया में फैल गए वो केसेस। अगर चाइना ने स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद इतने ज़्यादा ये केसेस ना फैलते, वो चाइना तक ही कंटेन कर सकते थे, बट उन्होंने इंफॉर्मेशन छुपाई और इन दी एंड वो बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑफन ये जो एपिडेमिक्स वगैरह होती हैं ये किसका नतीजा होते हैं? पुअर सैनिटेशन कंडीशन का। फॉर एग्जाम्पल एक समय पे भारत के अंदर जो ये आपका पोलियो है एक मेजर प्रॉब्लम था, बिकॉज सैनिटरी कंडीशन में प्रॉब्लम थी, ओपन डेफिकेशन था, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह लोगों को नहीं मिली हुई थी, तो इसकी वजह से ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। उसके अलावा कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर एक मेजर कारण है जिसकी वजह से लोगों में लार्ज स्केल में बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कई बार फॉर वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आई वांट टू से कि देखिए इंडिया में फिर भी मैं ये कहूँगा कि हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा अच्छा है, मतलब आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं लोकल एरियाज में। ऑल्दो कंडीशन अभी भी बहुत पैथेटिक है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना, बट कई देशों में तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करते अफ्रीका में। तो आप वहाँ की कंडीशन सोच के देखिए,
इंडिया में फिर भी आप लाइक प्राइमरी में, सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल पे अपने आप को दिखा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए तो ये प्रॉब्लम तब भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि हेल्थ कंडीशन किसी देश में कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एपिडेमिक कितनी तेजी से फैलेगी। फॉर इंस्टांस आप लाइक देखते होंगे कि डेवलप नेशन में ऑल्दो वहाँ पर हेल्थ जो सिस्टम था काफ़ी दुरुस्त था, बट स्टिल लोगों की जो लाइक इम्यूनिटी सिस्टम था वो वीक था, तो इस वजह से वहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। बट येट अगर उतना ही बढ़िया हेल्थ सिस्टम इंडिया में भी होता तो इंडिया में जो आप डेथ के रेट्स देख रहे थे वो इतने ज़्यादा ना रहते। तो हमें ज़रूरत है उस फ्रंट पे भी वर्क करने की। साथ के साथ अब ये अलग अलग टाइप की डिजीज़ के बारे में बता रखे, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ फ्लोरा आपका काफ़ी फेमस है, वेक्टर बॉर्न मलेरिया काफ़ी फेमस है जैसे। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन जैसे HIV एक टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, ऑल्दो गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी भी वर्क कर रही है, बट स्टिल वो 90 की आपने स्कीम सुनी होगी ना कि 90% लोगों को ये पता हो कि उनका HIV स्टेटस क्या है। अब जो इन्फेक्टेड हैं 90% मतलब ऐसे हो जिनको दवाई वगैरह मिलती हो, और 90% उनका रिप्रेशन मतलब उनकी दवाई की वजह से वो जो केसेस हैं उनमें कमी देखने को मिले। तो कुछ ऐसे ऐसे स्कीम है, काफ़ी पुरानी है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट फ्रंट। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, कोविड-19। उसके अलावा एयरबॉर्न डिजीज़ में जैसे कोविड को भी ले सकते हो आप, मिजल्स को भी ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कोविड-19 के बारे में मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल डाला। अब न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करें तो इंडिया में ऑल्दो न्यूक्लियर डिजास्टर अभी तक तो कोई नहीं हुआ है, बट फिर भी हम कुछ लेसन लर्न कर सकते हैं चेरनोबिल से। चेरनोबिल में क्या हुआ था, लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि हम अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम अपनी एनर्जी नीड को न्यूक्लियर पावर से कहीं ना कहीं लाइक फुलफिल करें, तो अब हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दैट इज द नोडल एजेंसी जो किसी भी तरह के मैन मेड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी से डील करेगा। और यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस वगैरह हैं उनको फॉलो करें। बट हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम स्टैंडर्ड्स की बात तो करते हैं, बट बिकॉज ऑफ करप्शन, जिसकी अगली रिपोर्ट के अंदर मैं बात भी करूँगा, एथिक्स की जो आपकी रिपोर्ट होगी उसमें करप्शन के बारे में भी डील करेंगे। तो बट बिकॉज ऑफ करप्शन एंड कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स के कारण कई बार ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, बट हम अगर सेफ गाइडलाइंस को फॉलो करें, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इंश्योर करें, तो हम इस तरह के डिजास्टर को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं आने वाले समय में, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए अभी से, सो दैट भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। अब ड्रॉट के अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली ड्रॉट ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि 80% इंडिया की जो रेनफॉल है पर्टिकुलरली 3-4 मंथ में हो जाती है, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं, बारिश का मौसम, मॉनसून टाइम। अब वो चौमासे में जब आपकी 80% बारिश हो रही है तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ एरिया में तो बारिश अच्छी है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें, तो वहाँ पर बारिश अच्छी खासी है, बिकॉज वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल रही है। बट जब आप उसके अपोजिट साइड जाते हैं, लाइक जहाँ पर हम कहते हैं रेन शेडो एरिया है, तो उन एरिया में आपको बारिश अनइवन देखने को मिलती है। फॉर इंस्टांस आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, यहाँ पर बारिश अच्छी है, बट यहाँ से जब बारिश आपके टुवर्ड्स पंजाब मूव करते हैं तो यहाँ पर आते आते बारिश 100 सेंटीमीटर तक रह जाती है, और राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये महज 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रह जाती है। तो ये वेरिएशन देखने को मिलता है। एक तरफ आपके कहीं ना कहीं चिरापुंजी एरिया जहां पर 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, और एक एरिया आपका जहां पर 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो ये अनइवननेस के कारण आप देखते हैं कि इंडिया में ड्रॉट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है। कुछ एरिया में फ्लड आ जाते हैं जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल होता है, कुछ एरिया में ड्रॉट बने रहते हैं। अब ये जो ड्रॉट है ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, पहले भी थी, बट अभी क्या है, आपका रेनफॉल पैटर्न इरेटिक हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लैंड टू मैन रेशियो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्क्रूड हो चुकी है। आप इंडियन पॉपुलेशन को देखिए तो लैंड के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें खाना चाहिए,
फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। लाइक इरिगेशन अगर हर जगह नहीं मिलती तो हमें किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? रेन के ऊपर। जैसे जहाँ पर मैं आपको ड्राई लैंड फार्मिंग की बात कर रहा था, तो वो सेम चीज़, पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, और मॉनसून का पैटर्न बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से आप इंडिया में प्रॉब्लम देख रहे हैं, ड्रॉट की सिचुएशन हर साल आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो आपको फोकस करनी है, एक प्रॉब्लम जो आने वाले समय में हर मेजर सिटीज़ में देखने को मिलेगी। लाइक दिस ईयर अगर हम बात करें, दिल्ली में वाटर इश्यूज चल रहे हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही होगी शायद, बट एक प्रॉब्लम ये है कि रेनफॉल कम होने की वजह से जो वाटर टेबल है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड वाटर तो यूज करते ही जा रहे हैं, और अंडरग्राउंड वाटर जो हम यूज करते हैं उसमें से 90% अंडरग्राउंड वाटर हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं। बचे हुए 10% में से 5% हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ड्रॉट देख रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा वाटर अवेलेबिलिटी पर। हमारे पास कहीं ना कहीं पहले वाटर अच्छे खासे अमाउंट में हुआ करता था, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हाई होती थी अगर हम बात करें 1947 से पहले तक की, बट ग्रेजुअली ये डिक्लाइन करने लगी है। अब इसके डिक्लाइन होने की वजह से आप देखते हैं मेजर सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, आप दिल्ली की बात करें, इन सिटीज़ में वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है और लोगों को परेशानी होती है। साथ के साथ ऑलमोस्ट इंडिया के अगर हम बात करें 8.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा एरिया है जहां पर आपको दो तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ये आप बात कर सकते हैं पंजाब के एरिया की, और आप बात कर सकते हैं लाइक हरियाणा वाले एरिया की। ऐसे एरिया में आपको क्या दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है? कुछ एरिया में जो सैंड है, दो प्रॉब्लम ये है, मतलब दोनों, आप कुछ एरिया में जो सैंड है उसकी सैलिनिटी काफ़ी हाई है। सैलिनिटी हाई क्यों है? क्योंकि वहां पर हाई इवेपोरेशन देखने को मिलती है। दूसरी चीज, यहां पर आपको अल्कलिनिटी भी कुछ ज़्यादा हाई देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ आप एक्सेसिव इरिगेशन प्रैक्टिस कर रही हैं और कुछ चीज़ें वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं आपके लैंड को डिग्रेड कर रही हैं और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आने वाले समय में और ज़्यादा डिक्लाइन करेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म इन इंडिया की, तो आपको याद रखना कि 1960 तक हम कोशिश करते थे फेमाइन के लिए लोगों को लाइक पैसे वगैरह दे देते थे, जिससे उनकी लाइक इकोनॉमिक हार्डशिप को हम कम करने की कोशिश करते थे। 1960 के बाद हमने एक डेडिकेटेड ड्रॉट के लिए प्रोग्राम रन किया था, दैट इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अब इसमें हमने सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। जैसे मान लीजिए मेरे पेट में दर्द है तो डॉक्टर पेट दर्द की दवाई दे रहा है, बट रूट कॉज के ऊपर नहीं पहुंच रहा कि क्यों मेरे पेट में दर्द है। अब इट कैन बी एनी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट यहां पर जैसे प्रॉब्लम थी कि वाटर नहीं, जिसकी वजह से ड्रॉट हो रहा है। वाटर क्यों नहीं है? इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि रिवर्स वगैरह से कैनल सिस्टम आपका डेवलप नहीं हो रखा। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क नहीं करती, गवर्नमेंट वर्क करती है कहीं ना कहीं लोगों की अपीजमेंट के लिए। अब अपीजमेंट के लिए लोगों को पैसे दे दिए, पैकेज दे दिया, बिकॉज क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट देता है। लोगों की सोच का भी यहां पर फर्क है ना। आप लोगों को पैसा दे देंगे, उनका कर्ज माफ कर देंगे, दे आर हैप्पी, किसान खुश हो जाता है। बट अगर वो फोकस करते कहीं ना कहीं 1900 मतलब अभी हम बात करें तो 60-70 साल हो चुके हैं इन बातों को, अगर हम फोकस करते उस समय से अब तक इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने में, तो कहीं ना कहीं आज एंड रिजल्ट कुछ बेटर हो सकता था। आज भी फार्म लोन वेवियर की बात होती है, बट जो स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए थे एग्रीकल्चर में, उनके बारे में बात नहीं होती। ऑल्दो फार्म लॉ मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बट जहाँ पर आप लाइक स्टडी करते यूपीएससी की, उस पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वो गलत नहीं थे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 2005 के बाद चेंज आया इसमें, हमने एक लाइक पर्टिकुलरली एक्ट लेके आए। इस एक्ट के तहत रिलीफ कमीशन बनाया गया और ये आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसका काम क्या है कि लाइक आपके लाइक लैंड ओनरशिप वगैरह और उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने की। तो उसे कहा गया कि भैया तेरे पास रिकॉर्ड है, तेरे को पता होगा कौन से किसान को पैसा देना है। तो ये काम मतलब ये कमीशन उसके साथ मिलके काम कर रहा था। अब यहाँ पर एवरी स्टेट में यू हैव टू मेक अ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और जो हेड करेंगे आपके चीफ सेक्रेटरी। अब इनका काम ये होगा कि ये रिव्यू करेंगे कि किस तरह की क्राइसिस सिचुएशन है, और ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे विद लोकल गवर्नमेंट्स।
इसके अलावा एक कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटी, ऑल्दो यहाँ पर सीएम गलत लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बट ये कमेटी 2014 के बाद अभी नहीं देखने को मिलती। ऑलरेडी ये थी पहले, बट कहीं ना कहीं इसे डिसबैंड कर दिया था। तो इनका भी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी लेवल पे आपका किस तरह का काम चल रहा है डिजास्टर को लेके, उसके बारे में ये पूरी खोज खबर रखते थे। अब लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें किस तरह से इंडिया में मतलब ग्रो किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको याद रखना है एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हुआ करता था। अब इसको अमेंड किया गया, 2 लॉ के अकॉर्डिंग इसको कहीं ना कहीं हमने इंप्रूव किया। एक था आपका आरटीआई एक्ट और दूसरा था आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर जो आपके 2 रूल्स थे, खासकर हजार्डियस केमिकल और केमिकल एक्सीडेंट वाले, इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से मॉडिफाई किया गया कि जैसे जो आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है, आपको पता होगा कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया था, उसको नजर में रखते हुए तो इसके अकॉर्डिंगली हमने कोशिश की थी कि हम किस तरह से इन इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके ताकि जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर इंपैक्ट कम देखने को मिले। साथ के साथ जब आरटीआई एक्ट आया तो कोशिश ये की गई कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इन इंडस्ट्रीज की वर्किंग में, सो दैट लोगों को पता रहे कि किस तरह का खतरा है और किस तरह का उनको हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है इन केस ऑफ एनी ट्रेजेडी। नाउ नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट। अब इसे भी कंबाइन किया गया आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। अब इसमें भी यही दिक्कत है कि एक्ट थोड़ा पुराना था, तो हमें इसको कहीं ना कहीं इन रूल्स के अंदर भी चेंज लाना पड़ा इस एक्ट के तहत जो रूल्स थे, सो दैट ये कंप्लाई कर सके आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो आपको मेजरली याद रखना है कि जब भी आप डिजास्टर के बारे में बात करते हैं, यू कैन रिलेट इट विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बिकॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हमने पहला लीगल फ्रेमवर्क वही डिजाइन किया था जहां पर हमने कोशिश की थी कि हम कैसे प्री स्टेज पे किसी भी काम को किसी भी डिजास्टर को होने से रोक सकें। नाउ आपका स्टेट पब्लिक हेल्थ एक्ट ये भी आया था एक, और आर्मी एक्ट। अब आर्मी एक्ट में क्या था, आर्मी एक्ट में आप देखते होंगे कई बार डिजास्टर के टाइम पे आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करती है, तो आर्मी को आप इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। इसकी एम्पावरमेंट देती है आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यही एक्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो ये कहीं ना कहीं आपके डिजास्टर को डिफाइन तो करता है और ये कहता है कि कोई भी ऐसी नेचुरल या मैन मेड इवेंट जो लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, दैट कैन बी, और इवन इन्वायरमेंट को डैमेज करती है, दैट कैन बी टर्म्ड एज डिजास्टर। मतलब कोई ऐसी चीज जहां पर ह्यूमन लाइफ नहीं, लाइफ मीन्स यहां पर कोई भी हो सकता है, चाहे आपके एनिमल्स हो चाहे इंसान हो। साथ के साथ कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कोई मंदिर मस्जिद हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वो सभी इसमें इंक्लूडेड होंगी। और इन्वायरमेंट इन द सेंस कि अब आप कई बार देखते हैं कि फॉरेस्ट कटिंग की वजह से या कोई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की वजह से कोई डैमेज हो रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी कम अंडर दी 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नाउ फर्दर अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक NDMA अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं वो इसको कहीं ना कहीं हेड करते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर हम बात करें, पावर जो इसको दी गई है, ये ओवरऑल गाइडलाइन आपके प्रोवाइड करती है कि जब भी कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है तो ये आपकी डायरेक्शन देती है कंसर्न मिनिस्ट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ड्रॉट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ये कहीं ना कहीं गाइड कर सकती है कि किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए। फ्लड लाइक सिचुएशन हुई तो ये लोकल गवर्नमेंट जैसे आपके सीएम्स वगैरह के साथ मीटिंग करके उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ऑल्दो इसके जो चेयरपर्सन है NDMA के, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन होते हैं। इट कैन बी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपके रक्षा मंत्री, इन तीनों में से कौन होता है आपको उसके बारे में बताना है। नाउ इफ वी फर्दर टॉक अबाउट, आपके 2005 के एक्ट में 2 तरह के चेंजेस देखने को मिले थे। देखिए जो भी आपके डिजास्टर रैपिड ऑनसेट वाले हैं, मतलब जो एकदम से तुरंत लोगों की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, वो सभी आपके किसके अंडर आने लगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर। वे एज जो आपके जो स्लो ऑनसेट वाले थे वो अभी भी किसके अंडर आते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। फॉर एग्जांपल जैसे पेस्ट अटैक है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है। हेल स्टॉर्म वो एक छोटे से एरिया के ऊपर इंपैक्ट करता है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा तो वो हो गए, वो सभी आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आ गए।
ऑल्दो ड्रॉट भी आपका कुछ एक पार्ट में, जैसे जहाँ पर स्लो ऑनसेट देखने को मिलते हैं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। देखिए, अगर हम बात करें डिजास्टर की, तो सबसे पहला जो आपकी गवर्निंग बॉडी है जो इसमें इन्वॉल्व होती है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आप रीऑर्गेनाइज कीजिए अपने रिलीफ एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट को, उसे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना दीजिए। साथ के साथ स्टेट्स को ये कहा गया कि आप अपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाइए। वहाँ पर जैसे पीएम हेड कर रहे थे, यहाँ पर इसे सीएम हेड करेंगे। नाउ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई थी। ओरिजिनली इसकी 8 बटालियन थी, बट आज की डेट में इसकी 12 बटालियन हो चुकी हैं और इसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑल्दो ये वर्ल्ड की पहली ऐसी फोर्स थी, डेडिकेटेड फोर्स, जो डिजास्टर के लिए थी। वर्ल्ड में और किसी कंट्री ने पहले नहीं बनाई थी, बाद में और भी कंट्रीज ने इसको रेप्लिकेट किया है, बट इंडिया में ये पहली बार हुआ था। मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने ये पहली बार किया था। नाउ फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर कोशिश हमें ये करनी है कि हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाने की बात की गई है जो फेल प्रूफ हो। ऐसा ना हो कि डिजास्टर के टाइम पे लाइक टावर्स गिर गए या कुछ हो गया, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं वर्क कर रहा, तो उसके ऊपर हमें इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनाने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पे, सो दैट कम्युनिकेट कर सके हम डिजास्टर के टाइम पे। साथ के साथ एक इंस्टीट्यूट की बात की गई है यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी के ऊपर वर्क करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में किस तरह का हमारा काम रहना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बनना चाहिए। मतलब बॉटम अप अप्रोच की बात की गई है यहाँ पे। कम्युनिटी सबसे पहले प्लान बनाएगी, वो लार्जर लेवल पे स्टेट पे आएगा एंड देन नेशनल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं वो आप बात कर रहे हैं बॉटम अप अप्रोच की, कहीं ना कहीं आप लोकल पीपल को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अब उन्हें इन्वॉल्व आप तभी कर सकते हैं जब उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि किस तरह का एरिया है वो और किस तरह का डिजास्टर है वहाँ पे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस तरह से ये पूरी चीज़ वर्क करती है। आपको यहाँ पर जैसे यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसके नीचे 2 चीज़ें आती हैं आपकी, एक इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको बताया था और दूसरा जो फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो आपकी थी वो। अब यहाँ पर आ जाता है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इसके अंडर आती है आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके नीचे आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये 3 लेवल हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर सेक्रेटरी लेवल पे यहाँ पर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व रहती है, सेम यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और ये वर्क करते हैं जो स्टेट लेवल की मिनिस्ट्रीज हैं, वो वर्क करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हेड करता है आपके डीसीज, जो आप बनेंगे जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपका लाइक स्टेट गवर्नमेंट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था वो यहाँ पर आएगा, वो इस चीज को हैंडल करेगा। अब स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, डीसीज एंड ऑल। इसके बाद पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये सभी मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह से लीगल मतलब फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब 4 टियर सिस्टम के ऊपर यहाँ पर वर्क किया गया, यूनियन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल, पंचायत लेवल। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपके इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड अदर वन इज डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और यहाँ पर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह को इंक्लूड किया गया सो दैट इन्हें हम ढंग से कहीं ना कहीं मैनेज कर सके। बट प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी प्रॉब्लम ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो एट दैट टाइम ये हमारे ध्यान में नहीं रहा। अब ये कहीं भी मेंशन नहीं है आपके 7th शेड्यूल में। अब 7th शेड्यूल में मेंशन ना होने की वजह से अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज़ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसकी हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ पर डिजास्टर के बारे में ये कहा जाता है कि फर्स्ट एक्टिंग हेड कौन होना चाहिए, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पर आपका जैसे नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कहा था कि भैया हमें इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए सो दैट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉ एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, मतलब जो वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो ये चीज़ बना सकें। अब यहाँ पर इंडिया में क्राइसिस मैनेजमेंट अगर हम एपेक्स लेवल की बात करें तो वो कैसे हो रहा है, आपको समझना होगा कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट थी, ऑलरेडी हमने बना रखी थी, जब ये एआरसी थी तब उस समय तक तो थी, बट 2014 के आसपास इसे डिसबैंड कर दिया गया था, कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था। ऑल्दो यहाँ पर एक टाइम के लिए कहा गया था कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनानी चाहिए थी,
बट प्रॉब्लम क्या आती अगर एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना देते, तो सेपरेट मिनिस्ट्री की वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइक इंटरेस्ट, ये सभी चीजें देखने को मिलती, और इसकी वजह से आप देखते कि जो एक्चुअल में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है वो इतना पुख्ता ना चल पाता। क्योंकि आप देखते कि डिजास्टर ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, इसका असर मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का है। तो इस वजह से यहां पर आपको कोशिश करनी है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को आप एक साथ मिला के काम कर सके, तो वो बेटर है। आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री उसके लिए बना दे। नाउ फर्दर अगर हम बात करें क्या प्लान वगैरह हमने क्रिएट किया, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे प्लान। अब ये जो प्लान्स हैं इसमें हमने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। पहला, लॉन्ग टर्म में हम इन चीज़ों को मिटिगेट कैसे करेंगे, और दूसरा, इमरजेंसी में हमारा रिस्पांस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे हम कह देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इन दोनों तरह के प्लान को बनाएंगे, जिससे हमें पता रहे कि देखिए लॉन्ग टर्म में हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जिसको हम डिजास्टर के टाइम पे यूज़ कर सके। मान लीजिए एक फ्लड प्रोन एरिया, अगर स्कूल्स हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो डिजास्टर के टाइम पे आप एज अ हॉस्पिटल यूज़ कर सकें, या आप एक मान लीजिए कोई कम्युनिटी हॉल है या कोई ऐसा एरिया जहां पर आप रिलीफ कैंप को स्टैब्लिश कर सके, ऐसे एरिया को आपको डेवलप करना चाहिए सो दैट अगर कोई डिजास्टर आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, यू कैन मैनेज दैट। तो वो लॉन्ग टर्म प्लान में आ गया। इमरजेंसी रिस्पांस में आपका क्या होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाढ़ आई और उस समय लाइफ बोट के ढूंढने के लगे हैं। आपको पता है कि मॉनसून के टाइम पे आपके एरिया में फ्लड आता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो यहां पर उन चीजों के ऊपर फोकस किया गया, और यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को कोशिश की गई है कि पंचायत और लोकल म्युनिसिपैलिटीज वगैरह को, म्युनिसिपल बॉडीज को इंक्लूड करके बनाया जाए, क्योंकि उन लोगों को अपने एरिया के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जैसे गांव के बुजुर्ग वो उस एरिया में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उन्हें पता है कि किस तरह का फ्लड आता है, किन किन एरिया पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, किन पे कम पड़ता है। अगर उन्हें ये चीज़ें पता हैं तो आप ये समझो कि वो जो मैनेजमेंट है उनको बेटर बता सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आउटसाइडर है एक तरह से, आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। आप या तो आपके अंडर जो बंदे काम करते हैं आप उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, बट उनके पास भी सटीक इंफॉर्मेशन शायद ना हो। तो जो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज हैं या आपके लोकल बॉडीज हैं, उनको अगर आप साथ लेके चलेंगे या ग्राम सभा को साथ लेके चलेंगे, तो उससे आप एक बेटर प्लान डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको समझना होगा कभी भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है तो 3 पार्ट में एक्शन लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म में आप जैसे अवेयरनेस जनरेशन है या कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दैट इज लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, जैसे लाइक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपका कोई क्राइसिस आ रहा है, उसमें किस तरह से लोगों को काम करना है, कहाँ पर आपको फूड मिलेगा, कहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल्स वगैरह हैं, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना होगा। बट अब आंसर को एक और लिखने का तरीका और भी हो सकता है, जहां पर आप इन क्राइसिस को किस तरह से सॉल्व करते हो उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे प्री कंडीशन हो सकती है, ड्यूरिंग कंडीशन हो सकती है, पोस्ट क्राइसिस कंडीशन हो सकती है। प्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रिवेंटिव और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे जिस तरह का भी आपका एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाइए। जैसे मैंने कहा स्कूल्स वगैरह, ऑल्दो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है उन्हीं के पॉइंट यहाँ पर आएंगे। अब जैसे यहाँ पर प्री क्राइसिस सिचुएशन में आप स्कूल या एम्बार्कमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो सेम चीज आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में भी डाल सकते हैं। साथ के साथ वाटर शेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है तो आप उन एरिया में जो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं तो वहां पर आप किस तरह के बिल्डिंग प्लान्स को अप्रूव करते हैं, तो उन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। अब यहां पर आप और क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स वगैरह ले सकते हैं जिससे आप रिड्यूस कर सके या मॉडिफाई कर सके स्केल्स को, जो इंटेंसिटी को कम कर सके थ्रेट की। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पता है कि पर्टिकुलरली ये एक पहाड़ है, इसको यहाँ पर काट के मैंने एक हाईवे बनाया और ये एरिया लैंडस्लाइड प्रोन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं सीमेंट से कुछ कर सकूँ जिससे लाइक कोई दीवार बना दी या कुछ पिलर्स वगैरह क्रिएट कर दिए जिससे यहाँ पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम को मैं कम कर सकूँ। तो उन चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए ड्यूरिंग द प्री स्टेज।
उसके अलावा आप अगर बात करें ड्यूरिंग स्टेज की, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों का लॉस को कम कर सकें और उनकी सफरिंग को कम कर सकें। तो यहाँ पर आप दो तीन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं आप इंप्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द सिचुएशन। लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप हेल्थ सर्विसेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप फूड अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस सिचुएशन, आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। लोगों तक एम्बुलेंस पहुंच सके, फूड पहुंच सके, आप उसके लिए वर्क कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड इंक्लूड ओवर हियर। अगर फर्दर बात करें पोस्ट सिचुएशन की, तो आपने RRR के ऊपर फोकस करना है। अब ये NTR की मूवी नहीं है, इसका मतलब है रिकवर, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। जैसे आपने लाइक सुना होगा बिल्ट बैक बेटर, BBB। तो इंडिया का जो ARC रिपोर्ट है, इट टॉक्स अबाउट RRR, मतलब राजमौली की मूवी से पहले ये RR था। तो रिकवरी मीन्स नाउ पीपल जो इकोनॉमिक क्राइसिस या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी है, उससे रिकवरी कैसे करवाए उस एरिया की। इफ़ यू हैव टू बिल्ड लाइक उनके शेल्टर्स वगैरह बिल्ड करने पड़े, तो उनके ऊपर हमारे को फोकस करना चाहिए। किस तरह से उनकी मेडिसिन या हेल्थ को हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर रिहैबिलिटेशन गोज विद द सेम, रिकंस्ट्रक्शन गोज विद द सेम। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा ब्रीफ में देख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें क्या रोल है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो देखिए इंडिया में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए वर्क कर रही हैं, बट हमें क्या चाहिए कि जो सभी फेजेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ प्री फेज हैं, कुछ ड्यूरिंग फेज हैं और कुछ पोस्ट फेज है, इन सभी फेजेस के टाइम पे ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ अच्छे से काम करें। दैट इज प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के और रिकवरी के टाइम पे ठीक से काम करें। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना एक बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। उसके अलावा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली एलोकेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल लोगों को आप काम दे रहे हैं, वहां पर आपको एक पर्सन को क्लियरली या एक डिपार्टमेंट को क्लियरली वो जिम्मेवारी देनी होगी। साथ के साथ एक कॉमन फ्रेमवर्क डेवलप करने की जरूरत है हमें। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM में इसका क्या काम है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइक इंस्टीट्यूशन, ये रिसर्च कंडक्ट करता है कि इंडिया में जैसे किस तरह के आपके डिजास्टर्स हैं, इन डिजास्टर्स से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। तो उन चीज़ों के ऊपर जैसे क्वालिटी ऑफ रिसर्च कंडक्ट करते हैं। नेशनल रिसोर्स सेंटर है जहाँ से आप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किन एरिया में किस तरह की परेशानी है नॉल। आप प्रोफेशनली किस तरह से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं हम इंडिया के कंटेक्स्ट में, यानी कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर एक आपका पर्टिकुलरली ऑटोनोमस बॉडी है। आपको याद रखना है कि जो आपकी फोर्स है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ही आती है। नाउ फर्दर अगर हम बात करें व्हाट कैन बी डन, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए हजार्ड और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करने की। हमें देखना होगा कि भारत में किस एरिया में किस तरह का आपको डिजास्टर देखने को मिलता है। साथ के साथ हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। हमें वहाँ पर जो टैगिंग, जैसे किस तरह की सोशल कंडीशन है, किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न है, किस तरह की अर्बन कंडीशंस हैं, किस तरह की लाइक फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी के बारे में जियो इंफॉर्मेशन टैगिंग वगैरह करनी चाहिए, ताकि हमें डिजास्टर के टाइम पे ये ना सोचना पड़े अच्छा वहाँ पर नज़दीकी हॉस्पिटल कौन सा है, वहाँ पर ये फैसिलिटी है कि नहीं। वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। उसके अलावा हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर हम क्या कर सके, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ ला सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इसरो है, आपका INDM में है, या और कोई आपका लाइक कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है इस बारे में, DRDO जैसे। तो इन सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनकी मतलब जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सके। साथ के साथ जो भी एरिया ज़्यादा प्रोन है उनको हमें फर्स्ट प्लेस पे कहीं ना कहीं डेवलप करने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया या मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो मीडिया के ऊपर भरोसा ज़्यादा नहीं है मुझे, क्योंकि देखिए आपको पता होगा 2014-15 में
एक क्राइसिस सिचुएशन आई थी नेपाल में, वहाँ पर नेपाल में उन्होंने जिस तरह से मीडिया ने जो रोल प्ले किया है उससे इंडिया की छवि ऑल ओवर द वर्ल्ड धुलमिल हुई थी। लोग मुसीबत में हैं, मीडिया वाले अपनी न्यूज़ या टीआरपी के लिए क्या करते हैं, हेल्प नहीं करेंगे, वो पूछेंगे सर आप कैसा फील कर रहे हैं, आप वहाँ पर हैं, एट ए टाइम उस पोजीशन पे हैं, यू शुड हेल्प। कवरेज वगैरह तो होती रहेगी यार, इंसानियत नाम की भी तो चीज़ है। तो मीडिया के ऊपर तो ऑल दो भरोसा नहीं है, बट स्टिल आई विल से रिस्पॉन्सिबल मीडिया की ज़रूरत है हमें, और उसके अलावा अवेयरनेस जनरेशन की भी ज़रूरत है। अब इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। लोगों को पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल कि उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कैसे बिहेव करना है। तो अगर ये पता होगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। उसके अलावा आपको वर्क करना होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर। देखिए एक प्रॉब्लम है, इंडिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बनाते हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज आफ्टर एवरी जो भी आपका डिजास्टर आता है उसके बाद किस तरह से हम उस अर्ली वार्निंग सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई डिले है या कोई चीज़ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कोई लिंक नहीं क्रिएट हो पा रहा, तो उसको हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए और इम्प्रूव करने की। तो गवर्नमेंट के पास अगर जैसे फॉर एग्जांपल केदारनाथ की जो ट्रेजेडी थी, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की, वहाँ पर कहीं ना कहीं फेलियर देखा गया और डिपार्टमेंट्स का, तो कहीं ना कहीं जो वार्निंग मिली है उसे कहीं ना कहीं अच्छे दमदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, और जैसा कि मैंने कहा हर डिजास्टर के बाद इवेलुएट कीजिए कैसे आप उस सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं। साथ के साथ आपको कोशिश करनी है कम्युनिटी की हेल्प लेने की फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी रिस्पांस। अब यहाँ पर आप अवेयरनेस जनरेशन कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, आपको अपना रिस्पॉन्स क्या रखना है वहाँ पे, एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में हमें उन्हें बताना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। अब इसमें मेडिकल रिस्पांस मतलब जो मेडिकल सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट शुड बी टाइमली एंड स्पीडीली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जैसे है कि आप राशन कहाँ पर पहुँचाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप राशन पहुँचाने वाले हैं, दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल, और वो टाइमली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ चीज़ करने वाले हैं आप उसका लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रही 2 दिन बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। द रिस्पॉन्स शुड बी टाइमली एंड स्पीडीली। उसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस अप टू डेट होना चाहिए। आप चाहे उसके लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करिए या कुछ भी, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के यहाँ पर यूज़ करना होगा। साथ के साथ आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कंसल्टेशन करके आप एक प्लान डेवलप कीजिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो यहाँ पर सिविल डिफेंस एक्ट ये आपके सभी तरह के जितने भी डिजास्टर्स हैं उनको कवर करता है, और ये कहता है कि भैया जो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर आपको ना केवल नेचुरल क्लेमिटी, बाकी जो भी किसी भी तरह का होस्टाइल अटैक है या कुछ है आपको उसको भी कवर करना है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि 5 साल के अंदर अंदर, ऑल्दो ये चीज़ नहीं हो सका, 5 साल के अंदर अंदर आपको 1% पॉपुलेशन को सिविल डिफेंस एक्ट के अंडर लाना था। यहाँ पर आपको क्या करना, पुलिसमैन, फायरमैन, होमगार्ड, ये सभी आपके फर्स्ट लाइन ऑफ जो रिस्पॉन्डर हैं वो हैं, और इन्हें ट्रेनिंग देनी होगी आपको कि किस तरह से ये क्राइसिस सिचुएशन में एक्ट करें। नाउ फायर सर्विसेज को कहते हैं कि पंचायत के या म्यूनसिपल्स के अंदर आप लेके आइए, सो दैट जो म्यूनसिपल्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करके इनसे प्रॉपर उस समय जो डिजास्टर का समय उस समय काम ढंग से करवा सके। एक योकोहामा डिक्लेरेशन है, इसके अलावा आपका एक और डिक्लेरेशन भी है, बट ARC का पार्ट नहीं है वो, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जापान की एक सिटी है जिसके नाम पे एक और डिक्लेरेशन आया था जो डील करता है डिजास्टर से। अक्सर आपने सुना होगा जहां पर बात की जाती है बिल्ड बैक बेटर की। तो योकोहामा डिक्लेरेशन के बारे में बात करें तो 90s के दशक में हमने कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो को रिव्यू करने की कोशिश की थी कि क्राइसिस के मामले में क्या ग्लोबली हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में कहते हैं कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमें कोशिश करने की पॉलिसीज इस तरह से डिज़ाइन कर सके, स्ट्रैटेजी प्रैक्टिसेस इस तरह से डेवलप कर सके सो दैट मिनिमम वर्नेबिलिटी एक्सपोजर हो हमारा, ताकि हजार या कोई
प्रॉब्लम आता है, कोई क्राइसिस आती है, तो उसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर कम कर सकें। यानी कि यू हैव टू डू इज सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान और पॉलिसीज, इसके थ्रू और प्रैक्टिसेस, इनके थ्रू आपने क्या करना है, जो भी इस एरिया में हजार्ड या कोई वर्नेबिलिटी है आप उसको मिनिमाइज कीजिए, ताकि जो सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट है वो कम हो सके। योकोहामा में कुछ प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात की गई थी, जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई थी कि आप एक खाका तैयार कीजिए अपने नेशनल लेवल पे कि आप क्या क्या करने वाले हैं इस चीज के लिए। आप पॉलिसी डेवलप कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि आप रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे। आप अवेयरनेस जनरेशन और प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव कीजिए और उसके लिए मिटिगेशन के लिए प्लानिंग कीजिए। यहां पर आपको जरूरत है इन सभी प्लान को इंप्लीमेंट करने की और कोशिश ये करनी है कि आप बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकें। और आपको लोकल नॉलेज को भी यूज करना है और अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है, सो दैट नेक्स्ट डिजास्टर के लिए आप और बेहतर तरीके से तैयार हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिस्क रिडक्शन, तो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। साथ के साथ आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह के हजार्ड हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। प्लान कीजिए उसके रिडक्शन के लिए। लोगों की जो लोकल लेवल पे है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ नई टेक्निक्स या आप टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो उनको अडॉप्ट कीजिए रिस्क रिडक्शन के लिए। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं होते, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ रिकवरी की अगर हम बात करें तो रिकवरी लाइक 4 पिलर के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक आपको इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अब ये मल्टीपल हजार्ड्स को कवर कर सके, मल्टीपल यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे सके। अब ये जो नॉलेज है, अब इसमें आप क्या यूजर्स के पास क्या क्या होना चाहिए कि डिजास्टर रिस्क के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह का इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे कौन से डिजास्टर का है। उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बेहतर होना चाहिए। आपको लोगों को प्रिपेयर करना है सभी लेवल्स पे, गवर्नमेंट की बात करें सभी लेवल पे, लोकल लेवल पे लोगों को। उसके अलावा आपको डिटेक्ट करना और एनालाइज करना, फोरकास्ट करना है बेटर वे में किसी भी तरह के डिजास्टर को। अब यहाँ पर यही कहा गया है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का लोग उसमें ज़्यादा हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी जोड़िए आप उसमें, फायर डिपार्टमेंट के लोगों को भी जोड़िए, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ रिकवरी के बारे में जब आप सोचते हैं तो यू शुड कंसल्ट विद द लोकल पीपल। उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। साथ के साथ एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको हेल्थ, फूड, शेल्टर, सैनिटेशन, इन सभी चीज़ के लिए, ताकि जो एपिडेमिक्स जैसी कंडीशंस हैं वो जनरेट ना हो पोस्ट डिजास्टर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट नीड टू बी डन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एग्जिस्टिंग लॉ फ्रेम को ठीक करना होगा। 2005 में एक्ट आया है, कहीं ना कहीं उसको अब और बदलाव की जरूरत है, तो वो कीजिए। आपको लूप होल ढूंढने, उनको कहीं ना कहीं क्लियर करना है सिस्टम से। लाइक 2005 के एक्ट में कुछ कमियां हैं तो उसको दूर कीजिए। आपको इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वेल एस्टैब्लिश हो, स्टेट सेंटर के बीच में, वेरियस अदर और अथॉरिटीज के बीच में एक यूनिटी ऑफ कमांड हो। ऐसा ना हो कि अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कमांड आ रही हो, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो डिजास्टर के टाइम पे। आपको टोटली सेंट्रलाइज भी नहीं करना है, टोटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं करना है, बिकॉज दोनों ही मेथड गलत है। यहाँ पे उनकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं डाउट में रहती है। तो एक कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर टाइम एक नया उस चीज़ को, प्लान को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज कमांड ठीक है, बट वेरियस एरिया में फ्लड की प्रॉब्लम है, किस एरिया में किस तरह की फ्लडिंग की प्रॉब्लम है, दैट कैन बी हैंडल बाय लोकल अथॉरिटी बेटर। तो ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी आप अपनाइए, आप सिचुएशन के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक वाइडर पर्सपेक्टिव की जरूरत है। आपको जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें मर्ज कीजिए, लोकल लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए। और इसके अलावा आप एक ऐसी एजेंसीज क्रिएट कीजिए जो नेशनल, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सभी लेवल पे वर्क करे। मतलब इट शुड बी, ये एजेंसीज लोकल लेवल पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो, स्टेट लेवल पे भी हो। अब जैसे मैंने कहा कि एनडीआरएफ की 12 बटालियन है, ये 12 बटालियन अलग अलग एरिया में पोस्टेड है, बट येट लोकल लेवल पे भी तो कुछ फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्ड के लिए आपको लोगों को भेजना ना, बिकॉज एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में भी वहाँ पर टाइम लगेगा। तो उस चीज़ के डिले को आपको रोकने की जरूरत है यहाँ पे।
अगेन रिकमेंडेशन में फर्दर ये कहा गया है कि प्राइमरी जो रिस्पांस देना है वो स्टेट का काम है, यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज सबसे पहला तो इनकाउंटर स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा और इनसे भी पहले आपकी लोकल गवर्नमेंट का होगा। तो प्रॉम्प्टली हमारे को अपनी स्टेट लॉ को इस तरह से प्रोविजन को ऐड करना चाहिए कि जहां पर हम लोकल गवर्नमेंट्स को भी इनमें इन्वॉल्व कर सकें। हमें सख्त से सख्त सजा देनी है उन लोगों को जो इस तरह के फंड्स को मिसयूज करते हैं। जैसे सेंटर ने मान लीजिए 1000 करोड़ दिए किसी फंड के रिलीफ के लिए, अब वहां पर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें घपला करते हैं, तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के क्लॉज होने चाहिए। साथ के साथ इंफॉर्मेशन आप एक बेटर वे में मैनेज करें, कोई मिस इन्फॉर्मेशन की गुंजाइश ना छोड़े, ताकि लोगों में पब्लिक में गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट बने। साथ के साथ आपको कैटेगराइज करना चाहिए हर एक डिजास्टर के लेवल को, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, किस एरिया की कितनी वल्नरेबिलिटी है। तो इस लेक्चर में इन टोटल इतना ही था। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको सप्लीमेंट कर सकें तो आपके लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट एक टॉपिक कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप ह्यूगो कन्वेंशन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उसके पॉइंट्स को याद कीजिए। आप ज्योग्राफी में अलग अलग जो साइक्लोन्स जैसे होते हैं, अलग अलग आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिजास्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, सो दैट आपके इंट्रोडक्शन के काम में आपको हेल्प कर सके। तो यहाँ पर आपको इन टोटल गवर्नमेंट की वर्किंग और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। अब ये सभी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में जब भी आपको बात की जा रही हो आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।